नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी करा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले हमारा जो सब्जेक्ट था आरंभिक स्तर वाला, उसके हमने बहुविकल्पी का सेकंड पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में वो पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट बहुविकल्पी की भी और सभी सब्जेक्ट के वन लाइनर हो गए, एमसीक्यू के साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, पास्ट रिवीजन हो गए, उन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी, प्लेलिस्ट में भी और टेलीग्राम चैनल तीनों जगह मिल जाएंगी। फिर भी यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम देखेंगे हिंदी जो है सब्जेक्ट आपका, उसके टोटल 58 जो है वो बहुविकल्पी है और सभी बहुविकल्पी हम इसी एक सिंगल पार्ट में देखेंगे। इसमें आपके 2016, 17, 18, 19 4 साल के प्रीवियस ईयर के भी सभी पेपर आ जाएंगे। उसे एक आपको अंदाजा भी लग जाएगा कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, उक्त कथन बताना है आपको किसका है। उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ जो है वो अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। कालिदास, भास, पाणिनि या सूरदास। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ये कथन जो है वो पाणिनि का कथन है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं आपके, वो आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई आपकी टेक्निक चलती नहीं, तो पाणिनि याद रखेगा। तो इन्होंने ये कथन दिया था। दूसरा प्रश्न कह रहा है, संस्कृत लेखन का दोष जो है वो क्या होता है। लेखन हेतु अधूरी जानकारी, आप कहेंगे बिल्कुल दोष में आता है। लेखन में जल्दबाजी करना, ये भी आपका आता है। अनुस्वार और अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान ना होना, ये भी आता है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, अगर आपको सही से याद होगा। इस आरंभिक स्तर में भी आपकी हिंदी आती, वहां पर मैंने बताया था। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका व्यंजनों के कुल 3 भेद होते हैं अगर मुख्यतः विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से, एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ये 3 प्रकार जो है आपके होते हैं। अब इनमें जो स्पर्श व्यंजन है, इसमें आपके जो भी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग इस प्रकार से होते हैं। तो इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है स्पर्श व्यंजनों की, तो आप कहेंगे 25 जो है कुल संख्या होती है। अंतस्थ व्यंजन भी पूछ लिए जाते हैं बहुत बार कि आखिर कौन से होते हैं, तो आपके इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे या, रा, ला, वा, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उस व्यंजन की बात करें तो ये भी आपके 4 होते हैं। तो जो शा होते हैं ये 4 प्रकार के, एक ये वाला शा, एक ये वाला शा, एक आपका षटकोण वाला सा और एक हा। तो ये चारों आपके होते हैं किसमें, उस व्यंजन में। सीरियल इनका सा ये सबसे पहले आएगा, फिर ये वाला शा आएगा, फिर ये वाला सा आएगा, फिर बाद में हा आएगा। ये आपके 3 मुख्यतः डिवीजन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा आगत भी होते हैं, संयुक्त भी होते हैं। वो इन मुख्यतः वर्गीकरण में नहीं आते, पर व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन है। तो मैंने बताया आपको 4 होते हैं यार अलावा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका रा जो है वो सही हो जाएगा। तो रा आपका अंतस्थ व्यंजन है। 5वां प्रश्न कह रहा है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। 9, 3, 5 या 7। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपके चारों ही गलत दे रखे हैं। क्यों, क्योंकि ह्रस्व स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी 4 होती है। यहाँ पर तो चारों ही ऑप्शन में 4 नहीं दे रखा है। कौन कौन से होते हैं आपके, एक आपका छोटा आ होता है, एक आपका छोटी ई होता है, एक आपका छोटा ऊ होता है और री से ऋषि भी आप इसी में देखते हैं। तो ये आपके 4 ह्रस्व स्वर जो हैं उनकी संख्या होती है। इन्हीं को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। हो सकता हो आप एक चीज रट के गए हो और वहां पर कोई और तरीके से पूछ लिया जाए, तो ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, ध्यान रखिएगा 4 जो है वो होती हैं, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है आपका ऊष्म व्यंजन है। 4 प्रकार हैं, यानी कि 4 ऑप्शन है, छा, शा, ला या। मैंने बताया आपको ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। तो आपका शा 4 प्रकार के और हा भी आता है। तो ये आपके 4 होते हैं। मैं फिर से चलिए लिख देता हूँ, शा, षटकोण वाला सा, ये वाला शा और हा। अब इसमें देखिए कौन सा है आपका, तो ये वाला शा दे रखा है, बा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। 23, 41, 42 या 46। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा।
यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो चारों ही आपके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अब देखिए बुक में ही गलत छपा होता है तो इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। राजन पवन में तो मैंने आपको पहले भी बताया भर भर कर गलत लिखा होता है, तो आपको ध्यानपूर्वक सारी चीजें पढ़नी होती है। तो स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या अगर बात करें तो दो आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिंदी जो है उसमें उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आप कहेंगे तो 45 आपके टोटल वर्ण होते हैं, जिनमें से आपके 10 जो है वो स्वर होते हैं और 35 जो है वो व्यंजन होते हैं जब बात की जाए उच्चारण के आधार पर अगर बात की जाए लेखन के आधार पर तब आप कहेंगे कुल जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 52, और इस 52 में से भी आपके 13 जो है वो स्वर होते हैं और आपके 35 जो है वो व्यंजन होते हैं और 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये आपका दो प्रकार से डिवीजन हो गया। पर इन्हीं स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है आप देखेंगे काफी जो है वो ऑथराइज्ड बुक है, उसमें यही स्वरों की संख्या आपको 11 दे रखी है और जो व्यंजन है उनकी संख्या 41 दे रखी है, और इनको आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 52 होगा। तो इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कुल वर्ण अगर पूछा जाए तो आपको 52 ही टिक हमेशा करना है, और स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। बात आप मेरी समझ रहे हैं? प्रत्येक आपको बुक में इसीलिए अलग अलग देखने को मिलता है, तो आप कुल वर्ण ध्यान रखिए 52, बाकी स्वर और व्यंजन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है, मतलब जैसा दे रखा हो वैसे ही आपको टिक करना है। मैंने आपको सभी बता दिए कैसे कैसे डिवीजन के आधार पर अलग अलग पुस्तकों में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 8। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आ 3 जो है वो सही हो जाएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। इसमें एक मात्रा का समय, इसमें एक से अधिक यानी कि 2 मात्रा, और इसमें उससे भी अधिक जैसे कि हम बोलते हैं आपका ओम बोलते हैं, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 2, 3, 8 या 5। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से अगर बात करें उत्तर की, तो आपका 8 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? तो आपका बड़ा आ होता है, फिर बड़ी ई होता है, फिर आपका बड़ा ऊ होता है, फिर आपका ए होता है, फिर एक मात्रा वाला ए होता है, फिर इसी प्रकार ओ होता है, और इसी प्रकार आपका औ भी होता है, और लास्ट में अंगा भी होता है। ये जो अंगा है कहीं कहीं आपको नहीं देखने को मिलता है, तो वहां पर संख्या 7 भी आपको दे रखी होती है, पर लूसेंट में आप देखेंगे तो अंगा आपको देखने को मिलेगा, और यदि आप आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक में देखेंगे तो आपको यही 7 संख्या देखने को मिलती है। तो इन सभी चीजों को अपने दिमाग में रखिए कि ऑप्शन में जैसे पूछा जाए 7 हो सकता हो 8 की जगह 7 ही ऑप्शन दे दिया जाए तो आप 7 को टिक लगाएंगे। तो अपने अपने अकॉर्डिंग प्रश्न के आपको आंसर देना है। 10वां प्रश्न कह रहा है संयुक्त व्यंजन है मा, धा, ना या त्रा। तो मैंने बताया 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्र। अब इनमें से कौन सा आ रहा है? त्रा वाला आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हलंत को प्रदर्शित किया जाता है, किससे किया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं इस प्रकार से आपका हलंत होता है। आप कोई भी चीज लिखते हैं तो इस प्रकार से नीचे लगा देते हैं लाइन, तो यही आपका हलंत होता है। 12 प्रश्न देखते हैं, मौन पठन के दोष हैं। 4 ऑप्शन है, भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना या सभी। तो आप क्या कहेंगे? मौन जो पठन है उसके दोष में आपका ये सभी आते हैं, तो आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4 या 6। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सा 4 जो है वो सही हो जाएगा। संस्कृत वर्णमाला को कितने 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला आपका होता है स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन, तीसरा होता है आपका विसर्ग, और चौथा होता है आपका विसर्ग के बाद अनुस्वार। ये 4 प्रकार आपके होते हैं। देखिए मैं सारी चीजें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको
यहाँ पर फॉर्मेलिटी ना अदा की जाए कि आपको मैं सारे प्रश्न करा दूं, उसके साथ साथ उससे जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब यही आपसे प्रश्न अति लघु में पूछ लिया जाए। अब 4 तो लिख के आ नहीं जाएंगे, आपको नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके एक लाइक से, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। बात करते हैं अगले प्रश्न 14 की। मौखिक पठन के तत्व हैं शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि या सभी। तो आप क्या कहेंगे? तत्व में ये सभी आपके आते हैं मौखिक पठन में। अगला प्रश्न 15 कह रहा है किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन क्या होता है? समाचार पत्र होते हैं, दूरदर्शन होता है, पत्र पत्रिकाएं होती हैं या साहित्य। तो सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है समाचार पत्र। आप जो कि आप यहाँ के ऑप्शन में देखेंगे तो सही आपको दिया गया है कि किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन। आ ऑप्शन यहाँ पर देखिए साइड में दे रखा है समाचार पत्र। पर अगर आप थोड़ा सा खुद से सोचने का प्रयास करेंगे कि किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना है तो क्या समाचार पत्र पढ़कर ही आप उस भाषा को सीख सकते हैं? मैं अभी आपको कोई तमिल भाषा का समाचार पत्र दे दूं तो क्या आप उसे जब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या उसे आप सीख पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपका समाचार पत्र वाला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? तो आप कहेंगे ये ऑप्शन नहीं होगा। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन होता है आपका साहित्य। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा। साहित्य के भी 3 प्रकार होते हैं, या हमारे हिंदी में अगर आप देखें 3 प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है। एक होता है आपका गद्य, एक होता है पद्य और एक होता है चंपू। तो ये 3 प्रकार के आपको इसके देखने के मिलते हैं। तो यही आपका मेन साधन होता है। समाचार पत्र से ही केवल आप नहीं सीख सकते, बाकी ये है कि हाँ, इससे आप अपनी जो भाषा है उस पर पकड़ अच्छी कर सकते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कबीर की प्रमुख रचना है साखी, सूरसागर, मेघनाद या प्रिय प्रवास। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो साखी सही हो जाएगा। साखी, शबद रमैनी ये सभी कबीर की रचनाएं हैं। 17 प्रश्न कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि इनमें से कौन थे? बिहारी, सूरदास, कबीर या तुलसीदास। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो कबीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि के रूप में कबीर जाने जाते थे। इसके अलावा रैदास भी आपने नाम अवश्य सुना होगा, और नामदेव हो गए, गुरु नानक देव हो गए, संत दादू दयाल हैं, वो सभी इसी ज्ञानाश्रयी शाखा से ही संबंधित हैं। कबीरदास जो है इनका मूल ग्रंथ बीजक था, और उसी बीजक में जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था साखी, तो उसके अंतर्गत साखी शबद रमैनी आपका आता है। पर मूल ग्रंथ आपसे कहें तो साखी जो है उसका नाम था, बीजक सॉरी उसका जो है वो नाम था। उस बीजक के अंतर्गत ही साखी शबद रमैनी आपका आता है। 18 प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना इनमें से कौन सी थी? रचनाओं पर आधारित तो हम बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको बता चुके हैं, और जयशंकर प्रसाद की कहानी अगर आपने देखी होगी तो आप यूं चुटकी में यहाँ पर आंसर बता देंगे। यदि आपने नहीं देखी है वो सभी ट्रिक तो YouTube पर सर्च कीजिएगा बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पर आपको 10 वीडियोस में लगभग मिलेंगे, जिसमें अलग अलग इसी प्रकार से जो है वो कवि लेखक हैं जिनकी रचनाओं को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मैंने उसमें बता रखा है। एक बार सुनते ही आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। इसके अलावा बात करें अगर इसकी विधा की, तो ये जो है आपका एक नाटक है, और ये जो है जयशंकर प्रसाद उनकी अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति के अंतर्गत जो है वो आती है। 19 प्रश्न कह रहा है मैथिली शरण गुप्त जो है उस उनका खंड काव्य जो है वो है पंचवटी, इरावती, प्राणापर्ण या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पंचवटी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है उनका खंड काव्य। अगला प्रश्न 20 कह रहा है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना इनमें से कौन सी है? कुकुरमुत्ता, प्रहलाद, यामा या रेणुका। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्रश्न में एक वर्ड यूज किया गया है प्रमुख, तो इनकी प्रमुख रचना में आपकी आती है रचना। और बात करते हैं उत्तर की, तो आपका यामा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रमुख वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये जो इनकी रचना है इसके अंतर्गत 4 कविता संग्रह जो है उनका संकलन है। कौन कौन सी? एक आपका है नीरजा, एक आपका है निहार, एक वो है आपका रश्मि, और एक है आपका सांध्य गीत। आपको याद होगा तो ये सब मैंने अच्छी अच्छी ट्रिक से आपको कहानी पूरी पूरी बता रखी है।
आपको अवश्य याद होगा। तो ये चारों जो हैं इसी यामा जो है उसके अंतर्गत जो है वो आती हैं। और फेमस मैंने क्या कहा, प्रमुख रचना, तो इसलिए प्रमुख है क्योंकि 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी रचना के लिए इन्हें जो है वो प्रदान किया गया था। इसीलिए यहाँ पर प्रमुख जो वर्ड है वो यूज किया गया है। 21 प्रश्न कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदुस्तान, सरस्वती, गीतांजलि या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सरस्वती बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न कह रहा है हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है इनकी आत्मकथा जो है वो है। अगला प्रश्न कह रहा है 23 गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका प्रेमचंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा, गबन और गोदान। 24 प्रश्न कह रहा है पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे समाचार पत्र भी, पत्रिकाएं भी, संदर्भ पुस्तकें भी, उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? दिनकर, तुलसीदास, कबीर या सूरदास? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो कबीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि इसी के अंतर्गत संग्रह जो है वो किया गया है। 26 प्रश्न कह रहा है तुलसीदास जी जो है उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। देखिए सन जो है आपको अलग अलग जगह देखने को अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो 1554 संवत में सही होगा। बाकी आपको 1511 भी देखने को मिलता है, 1568 भी विक्रम संवत इस टाइप से देखने को मिलता है। तो अलग अलग देखने को मिलता है। समय जो है आपका कह सकते हैं अलग अलग जगह हो सकता है, पर अगर बात करें कहाँ हुआ था तो वो आपको याद होना चाहिए। इनका जन्म राजापुर जिला बांदा जो है उसमें हुआ था, और कुछ लोग राजापुर को भी जो है वो मानते हैं। आपका ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे? भक्ति काव्य धारा, रीति काल, आधुनिक काल या प्राचीन काल? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बा रीतिकाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिहार जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीतिकाल के। अगला प्रश्न 28 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था? 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कि इनकी मृत्यु या स्वर्गवास कब हुआ था। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सन 1937 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म की बात करें तो 1889 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में जो है वो हुआ था, पर मृत्यु भी वाराणसी में ही जो है वो हुई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 29 परिमल काव्य के रचयिता जो है आपको बताना है थे? कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दा वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 कह रहा है पंचपात्र के लेखक जो है वो कौन है? 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन आ श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 कह रहा है कि वीणा काव्य रचना के रचयिता जो है वो हैं? 4 ऑप्शन है, छांटना है कौन सा सही होगा। ज्यादा मैं समय आपको नहीं दे रहा हूँ, लगभग 2 से 5 सेकंड तक का। तो सुमित्रानंदन पंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो प्रश्न जब मैं बोलता हूँ वीडियो को वहां पर पॉज करिए, खुद से सोचिए, फिर आंसर सुनिए, ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। 32 प्रश्न कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो है वो हुआ था? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में अगर बात करें उत्तर की, तो आपका 1889 सन में जो है वो सही हो जाएगा। और यदि बात करें तारीख की भी, तो 4 मार्च 1889। स्थान की बात करें तो सुल्तानपुर में जो है वो जन्म इनका हुआ था, राम नरेश त्रिपाठी। 33 प्रश्न कह रहा है कि काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो जल्दी से छाटिए, जल्दी से सोचिए, बात करते हैं उत्तर की। चलिए, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही हो जाएगा। काशी में नागरी पिचाणी सभा की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं 34, हिंदी नव जीवन का संपादन किसने किया था। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे डायरेक्ट हरिभाऊ उपाध्याय नाम देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो आपका हिंदी नवजीवन है ये महात्मा गांधी जी का था और इस पर वर्क हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। तो अगर ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी देखने को मिलता है तो आपको महात्मा गांधी जी को टिक करना है। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही ऑप्शन को। तो यहाँ पर आपका हरिभाऊ उपाध्याय सही हो जाएगा। 35 प्रश्न कह रहा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसकी रचयिता कौन थी। महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। जल्दी से बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सुभद्रा कुमारी चौहान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जो SCERT वाली पुस्तक है उसमें आप देखेंगे तो इस पर बेस्ड चैप्टर भी है आपका। 36 प्रश्न कह रहा है कि काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्य जो हैं उनको क्या कहते हैं। सूक्ति कहते हैं, छंद कहते हैं, श्लोक कहते हैं या गर्भ वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, छांटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन A यानी आ वाला सूक्ति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्यों महाकाव्यों में जो सारगर्भित वाक्य हैं उनको सूक्ति जो है वो कहा जाता है। 37 प्रश्न कह रहा है कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर द किरातुर्जुनियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से एक ये भी उठता है, जो किरातार्जुनियम है ये लिखी किसने है। तो बात करें किसने लिखी है, तो भारवी जो है इनके द्वारा ये रचित है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 38, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। रामायण, महाभारत, शिशुपाल वधम या श्रीमद् भगवत गीता। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस 38 प्रश्न के बाद वाले जो प्रश्न है 39 से, यहाँ से हमारे प्रश्न हो रहे हैं स्टार्ट प्रीवियस ईयर के, जो कि आप देखेंगे तो सन 2016 के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब सन 2016 के 5 प्रश्न देखेंगे, फिर हम 17 के देखेंगे, फिर 18 के, फिर 2019 के। तो सभी प्रीवियस ईयर के अब हम प्रश्न देखेंगे। तो 39 प्रश्न आपका कह रहा है सुगम शब्द का विलोम आपको बताना है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा सुगम का विलोम दुर्गम जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए इजी प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में 2016 में पूछे गए थे। 40 प्रश्न कह रहा है कि रविंद्राहा शब्द में संधि है। चार ऑप्शन है, गुण, दीर्घ, यण या वृद्धि। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल तो आपका ऑप्शन बा दीर्घ संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्र शब्द को अगर संधि विच्छेद के आधार पर देखें तो रवि और इंद्र इस प्रकार आप इसे ब्रेक करेंगे। रवि में देखिए वी आ रहा है यानी कि लास्ट में छोटी ही आ रहा है, इंद्र में देखेंगे भी तो छोटी ही आ रहा है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं तो बड़ी ही बना रहे हैं। तो ये आपका रूल किस में होता है, दीर्घ संधि में होता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है। कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या पल्लव। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो कामायनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना में जो है ये आती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय उपयुक्त जो पंक्ति है इसके रचनाकार जो है वो कौन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका कबीर दास बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर दास जी जो है इनकी ये पंक्तियां हैं। 43 प्रश्न कह रहा है कि दमक का तुकांत शब्द है। कदम्ब, तरस, धमक या हृदय। चार ऑप्शन है, बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो तुकांत मतलब क्या है, लास्ट में बने। जैसे कि देखते हैं अधिकतर घर में दो लड़के होते हैं तो एक का नाम धर दिया जाता है रोहन तो दूसरे का सोहन। इसी प्रकार दमक का तुकांत देखेंगे तो दमक धमक, इस प्रकार से जो मैच करता है ये आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके खत्म हुए आपके 2016 के 5 प्रश्न। यहाँ से हम देखेंगे 2017 के जो है वो
5 प्रश्न। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा। 44 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं, 58 प्रश्न तक हम जाएंगे और आपके ही लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरस्कार कहानी के लेखक इनमें से कौन है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट? बात करते हैं उत्तर की तो आपका जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद कितने ज्यादा फेमस हैं। 2016 में भी एक प्रश्न पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, तो इससे आपको एक पता चल रहा है कि कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है उनकी संख्या बताइए। 4 ऑप्शन है, 3, 2, 4 या 1। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो बा आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 46 रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास जो है वो कौन सा है? यहाँ पर रेखांकित कुछ और नहीं है, रेखांकित में ही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। समास विग्रह आप करके देखेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। रेखांकित में आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रेखा से अंकित, तो से वाला आपका किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो तत्पुरुष में ही ये सारी चीजें आती हैं आपकी, विभक्ति वगैरह, तो बा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी आप कह सकते हैं से में करण तत्पुरुष, यहाँ पर हो सकता हो ऑप्शन में और ज्यादा डिटेल में दे रखा होता तो करण तत्पुरुष आपका सही हो जाता। 47 प्रश्न कह रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? 4 ऑप्शन है, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक या विधानवाचक। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो संभावना है और एक बताया जा रहा है तो आपका संदेश के तौर पर बताया जा रहा है, तो संदेशवाचक आपका सही हो जाएगा। और यहीं आप जो है वो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आंसर देखेंगे आप, साइड में सा दे रखा है और आप रट लेंगे कि ये आपका संदेशवाचक वाक्य होगा। तो संदेशवाचक वाक्य आपका कोई होता ही नहीं है। वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो आपके अर्थ के आधार पर जो डिवीजन किया गया है उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत प्रिंट है, बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका विधानवाचक, दूसरा होता है आपका निषेधवाचक, तीसरा होता है आपका प्रश्नवाचक, चौथा होता है आपका संकेतवाचक, इसी प्रकार पांचवा होता है आपका संदेहवाचक और छठा होता है आपका इच्छावाचक, सातवां होता है आज्ञावाचक और आठवां होता है आपका विस्मयादिवाचक वाक्य। तो ये 8 होते हैं। संदेश नाम का कोई आता ही नहीं आपका वाक्य का प्रकार, एक्चुअल में यहाँ पर मिसप्रिंट कर रखा है। संदेह यहाँ पर होगा वर्ड, क्या होगा? संदेहवाचक। अब आप समझेंगे तो सेंटेंस को पढ़िए एक बार। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है, तो एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि इतने टाइम पर पहुंच जाएगी, तो संदेहवाचक में आपका जो है ये आता है। तो आप क्या कह सकते हैं? संदेह या संभावना का बोध हो। जैसे हम क्या कहते हैं, शायद आज बारिश होगी, तो ये क्या है? संदेहवाचक आपका वाक्य है। ये जो है आपका गलत प्रिंट है। 48 प्रश्न कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, उपर्युक्त बताना है इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से उपर्युक्त कौन सा सही होगा। आप बात करते हैं उत्तर की तो बा वाला आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से उपर्युक्त आपका बिल्कुल सही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो 2017 के समाप्त हो रहे हैं, यहाँ से हमारा 49 से स्टार्ट हो रहे हैं 2018 के। अब 3 साल के हमने पेपर सॉल्व किए तो हमको क्या चीज अभी तक समझ में आई कि सभी में एक रचना जरूर पूछी जा रही है। पहले वाले में जयशंकर प्रसाद से संबंधित 2016 में पूछी गई, 2017 में भी जयशंकर प्रसाद से संबंधित, और 2018 में भी अब पूछी गई है। तो मेघदूत पूछा गया किस रचनाकार की जो है वो कृति है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका सा ऑप्शन कालिदास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेघदूत जो है वो कालिदास जो है इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखता है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? बताना है आपको गुण, दीर्घ, अनुस्वार या वृद्धि। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से आंसर की, तो गुण संधि आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है? तो सूर्य प्लस उदय, इस प्रकार से आपका होता है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य में लास्ट में छोटा आ रहा है और उदय में देखेंगे तो ऊ आ रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? तो ओ बना रहे हैं। और ये किस में रूल होता है? तो आपका गुण संधि में जो है वो होता है। यही आपका ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 51 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। सज्जन, प्रत्यय, गजारूढ़ या द्विपाद में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका प्रत्येक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
होता क्या है अव्ययी भाव समास, तो पहला पद जिसमें अव्यय होता है और बाद का शब्द कोई संज्ञा शब्द होता है वो आपका अव्ययी भाव जो समास है उसके अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अशुद्ध शब्द की पहचान करने को लिखा गया है, प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो प्रभु का आपका अशुद्ध लिखा है, आप जानते हैं छोटे ऊ की मात्रा भा में जो है वो लगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं 53, आशीर्वाद आपसे पूछा गया। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि आशीर्वाद भी बहुत शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा यहाँ पर सही जो है वो आशीर्वाद लिखा गया है। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका दा वाला ऑप्शन आशीर्वाद जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, शाह में बड़ी की मात्रा, वाह और इस प्रकार से रा और इस प्रकार से दा। तो इसको लिखने की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारे 2018 के प्रश्न समाप्त हुए। अब हम यहाँ से देख रहे हैं 2019 के जो है वो 5 प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न कैसा आ रहा है, रचना पर आधारित। मैंने क्या कहा कि जब एक साथ आप सभी ईयर के देखते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक रचना पर आधारित प्रश्न यहाँ पर सभी पेपर में पूछा गया है। तो प्रश्न 54 कह रहा है जमीन पक गई है काव्य संग्रह है, जयशंकर प्रसाद का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, केदारनाथ सिंह का है या अज्ञेय का है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका केदारनाथ सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55, देवेंद्र शब्द में संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सी संधि होगी। तो आपकी गुण संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। देवेंद्र शब्द में संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या होगा, देव प्लस इंद्र जो है आपका होगा। और यहाँ पर रूल देखेंगे तो आपका छोटा आ और ई मिलकर जो है वो ए बना रहा है और ये आपका गुण संधि में होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56, तुम अपने कार्य में सफल रहो। वाक्य किस प्रकार का है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि इच्छावाचक है। आप इच्छा इस प्रकार की व्यक्त करते हैं कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए अच्छा दोनों हम कर लेते हैं, एक प्रश्न हम आपसे अलग से पूछेंगे। 57 प्रश्न कह रहा है स्वच्छ शब्द का अर्थ बताना है, साफ सुथरा, छाती, कंधा या सुंदरी, सुंदर आंख। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दा वाला सुंदर आंख बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वच्छ शब्द का अर्थ। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य लीजिएगा, ताकि वीडियो आपको आगे भी इसी प्रकार ऐसे मिलते रहें और आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। देखते हैं प्रश्न आपका 58 लास्ट प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो भाववाचक संज्ञा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें भाववाचक संज्ञा होता क्या है, तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपका बचपन, बुढ़ापा, मिठास, मोटापा, थकावट या सुंदरता यहाँ पर जैसे पूछा गया था, तो ये सभी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 रचनाएं लिख रहा हूँ, वो तीनों आपको बताना है किनकी हैं। पहली रचना है आपकी झरना, दूसरी रचना है आपकी आंसू, और तीसरी रचना है आपकी लहर। तो ये किसी एक ही पर्सन की रचना है, किसकी रचना है उनका नाम आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताना है। तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। नाम भी मैंने ऐसा पूछा है जहां से आपके अधिक प्रश्न पूछे गए, अभी हमने प्रीवियस ईयर किए, तो उसी पर बेस्ड मैंने इसलिए प्रश्न जो है वो पूछा है। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के जो है वो समाप्त होते हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। यही हमारा जो टाइमिंग है कितने बजे,
11 बजे सुबह की और शाम के 8 बजे। तो इसी में हम मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।